हद पार मत करो। हद पार क्यों कर रहे हो अपनी? तुमने तो हद पार कर दी है। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 3 अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के फिक्रात को सीख कर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, स्ट्रक्चर है हमारे पास क्रॉस योर लिमिट। क्रॉस योर लिमिट का मतलब होता है अपनी हद पार करना, अपनी हद पार करना। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्रॉस योर लिमिट लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, यहाँ पे ये जो क्रॉस है ये एक वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें और अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अपनी हद पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपनी हद पार मत करो। तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। You shouldn't have crossed your limit. You shouldn't have crossed your limit. तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। हद पार क्यों कर रहे हो अपनी? Why are you crossing your limit? Why are you crossing your limit? हद पार क्यों कर रहे हो अपनी? हम इस तरह से कहते हैं ना कई बार, तुमने तो हद पार कर दी है। You have crossed your limit. You have crossed your limit. तुमने तो हद पार कर दी है। कई बार हमें इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, लगे हाथ दूध भी ले आना, लगे हाथ इसे भी कर दो, मेहरबानी यार, इस तरह से। तुम्हें लगे हाथ फॉर्म भी भर देना चाहिए था। गाइस, यहाँ पर मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग पर मत जाएं। अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर जाएंगे, एग्जैक्ट मीनिंग पर जाएंगे, तो कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, कभी भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकेगी, कभी भी आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट नहीं दे सकेंगे। ओके, सेंस को भी देखा करें कि सेंस क्या बन रही है, और जब मैं सेंटेंस बोल रही होती हूँ तो आप मेरे साथ उसको रिपीट किया करें। इस तरह से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। राइट, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इस तरह के फिक्रात के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास एज वेल। एज वेल का मतलब होता है साथ साथ, साथ ही साथ, या फिर लगे हाथ। ओके, इन तीनों का मतलब सेम ही है। चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम अपना कंप्लीट सेंटेंस लगा देंगे जिस भी टेंस में होगा। ओके, उसके बाद एज वेल लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की भी हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, जब कोई घर से बाहर जा रहा हो शॉप पर कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो हम इस तरह से कहते हैं ना कि बाहर तो जा ही रहे हो शॉप पर, लगे हाथ दूध भी ले आना। Bring milk as well. Bring milk as well. जब कोई काम आपने किसी से करवाना हो तो आप इस तरह से कहते हैं ना, ये काम तो कर ही रहे हो, लगे हाथ इसे भी कर दो, मेहरबानी यार, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ डू दिस एज वेल। प्लीज़ बडी डू दिस एज वेल। लगे हाथ इसे भी कर दो, मेहरबानी यार। ये सेंटेंस तो मोस्टली घर में यूज़ किया जाता है। अगर उस तरफ जा रहे हो तो लगे हाथ सब्जी भी ले आना। If you are going that side, bring vegetable as well. If you are going that side, bring vegetable as well.
अगर उस तरफ जा रहे हो तो लगे हाथ सब्जी भी ले आना। तुम्हें लगे हाथ फॉर्म भी भर देना चाहिए था। यू शुड हैव filled the form as well. You should have filled the form as well. तुम्हें लगे हाथ फॉर्म भी भर देना चाहिए था। साथ ही साथ इस कुर्सी को भी वहां पहुंचा दो। Get this chair over there as well. Get this chair over there as well. साथ ही साथ या फिर लगे हाथ इस कुर्सी को भी वहां पहुंचा दो। कई बार हमें इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, इस गलत फहमी में मत रहो। किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम? क्या वो अभी भी इस गलत फहमी में जी रहा है? इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बी इन मिसकंसेप्शन। बी इन मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी में रहना। गलत फहमी में रहना। दूसरा है लिव इन मिसकंसेप्शन। लिव इन मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी में जीना। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर लिव इन मिसकंसेप्शन या फिर बी इन मिसकंसेप्शन का यूज़ करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, इस गलत फहमी में मत रहो। डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। इस गलत फहमी में मत रहो। किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम? Which misconception are you living in? Which misconception are you living in? किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम? हम इस तरह से भी बोलते हैं ना, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। You are living in misconception. You are living in misconception. तुम गलत फहमी में जी रहे हो। मैं इस गलत फहमी में जी रहा था कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। I was living in this misconception that you would call me. I was living in this misconception that you would call me. मैं इस गलत फहमी में जी रहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। क्या वो अभी भी इस गलत फहमी में जी रहा है? Is he still living in this misconception? Is he still living in this misconception? क्या वो अभी भी इस गलत फहमी में जी रहा है? ओके गाइस, तो रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए, गलत फहमी में मत रहो। ये सेंटेंस आप सबके लिए है, इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए